अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मैशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। वफाकी हुकूमत नए माली साल का बजट 10 जून को पेश करने जा रही है और उसके हवाले से क्या आवाम के लिए, ख़ास करके अगर आप टैक्सों की बात करें या कोई ऐसे इकदाम हैं कि जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ईरान और अमेरिका की सिचुएशन के बाद हर हफ्ते जो तेल की कीमतों में रद्द-बदल किया जाता है, कल रात भी हुकूमत की तरफ से जो तेल की कीमतें हैं, वो नई जो कीमतें हैं उनको नोटिफाई किया गया है, थोड़ा सा एक रिलीफ दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अगर चाहती तो इससे ज़्यादा भी आपको रिलीफ दे सकती थी, और ये आपको बताएंगे शहबाज। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहती, ये जो आई थिंक पेट्रोल के ऊपर 4 रुपये फी लीटर जो है वो कमी की है या आवाम को रिलीफ दिया है, लेकिन अगर हुकूमत चाहती तो इससे कहीं ज़्यादा रिलीफ मिल सकता था? अगर इससे चाहती तो इसे कम से कम 4-5 गुना ज्यादा रिलीफ मिल सकता था, रिलीफ की हद तक। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज कौम से ये वादा किया था जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हुई, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी मजबूरी है, हुकूमत पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं है। ऑल्दो उन्होंने 1 महीना कुछ अब्जॉर्ब किया। एक तो पहले ही गो में उन्होंने, जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ना शुरू हुई थी और पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट नहीं आया, तो खुद ही उन्होंने 20% से कीमतें बढ़ा दी। उसके बाद कुछ अरसा उन्होंने उसको सस्टेन किया। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे पास चॉइस नहीं है और हमें आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से हमें पाकिस्तान में कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। उन्होंने साथ ये भी वादा किया, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी किया, गालिबन फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर से भी ऐसी इंडिकेशन आई कि जैसे ही तेल की कीमतें कम होंगी तो हम पाकिस्तान में भी तेल की कीमत जो है वो कम करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। कल आप लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हुकूमत ने तेल की कीमत में इजाफा नहीं किया पेट्रोल की, बल्कि 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी ये है कि 6 जून को जो हफ्ता खत्म हुआ उसमें आलमी मंडी में जो तेल पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया पेट्रोल, और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी डाल के जो कीमत थी वो कोई 236 रुपए फी लीटर थी, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 26 रुपए 60 पैसे फी लीटर कम थी। अब ये जो 235 रुपए और 380 रुपए या 378 रुपए जो इस वक्त जो रेट है, इसमें फर्क क्या है? इसमें पेट्रोलियम लेवी होती है, इसमें डीलर्स के मार्जिन होते हैं, इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन होते हैं, फिर फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन होता है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी होती है। तो जो मेजर इंक्रीज आया जो इसके अंदर, वो लेवी के अंदर आया, जो 26 बल्कि जो 30 मई का रेट था पेट्रोलियम लेवी का, वो पेट्रोल के ऊपर 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर था, जिसको हुकूमत ने बढ़ाकर कल 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। तो कल बजट से सिर्फ 4 दिन पहले हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स में इजाफा कर दिया है। ये उस वादे के बिल्कुल बरक्स है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवाम से किया था कि जब तेल की कीमतें कम होंगी आलमी मंडी में तो पाकिस्तान में भी कम की जाएंगी। अगर हुकूमत ये जो है 24 रुपए या 25 रुपए फी लीटर तेल की कीमत, इसमें पेट्रोलियम लेवी के ऊपर इजाफा ना करती, तो आज पेट्रोल जो है वो 353 रुपए फी लीटर होता है। और हुकूमत जो उसकी IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग है, उसके तहत अगर वो उसी 80 रुपए फी लीटर पे लेवी रखे तो आज पेट्रोल जो है वो 342 रुपए फी लीटर होगा। कामरान, इसमें हुकूमत ये कहेगी कि हमने कोई इसमें मुनाफा नहीं कमाया। इधर से अगर हमने 25 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल के ऊपर इजाफा किया है, तो डीजल के ऊपर हुकूमत ने उसमें उतना ही कमी भी कर दी है, ताकि जो डीजल की प्राइस है वो मेंटेन रहे जो पिछले हफ्ते के ऊपर थी, क्योंकि डीजल वाली साइड पे जो आलमी मंडी में प्राइस में इंक्रीज आया था। तो एक बैलेंस करने की, लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट इसकी हमें तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोटरसाइकिल वाले के पास और 660 सीसी वाले, 800 सीसी वाले, 1000 सीसी वाली गाड़ी वाले के पास हुकूमत ने कौन सा पैसा देख लिया है, जो कौन सी कसर है जो बाकी रह गई है जो उनसे पैसा निकालने की, कि उनके ऊपर जो 80 रुपए की बजाय आप लेके जा रहे हो 116 रुपए फी लीटर लेवी। तो ये मेरा ख्याल कोई हुकूमत का और जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनका ये रैशनल होता है कि क्योंकि आपकी मईशत तो डीजल के ऊपर ज्यादा चलती है, वो रिलाय करती है, तो मे भी उसका शायद इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ये मैशत डीजल पे नहीं चलती, मैशत अवाम पर चलती है। अवाम खुशहाल हो तो मैशत चलती है। अवाम की तनख्वाहें, उनकी जेब में पैसा रह जाए, परचेजिंग पावर के ना उनकी जो है वो इरोड हो, तो वो फिर मैशत चलती है। वो खरीदारी करेंगे, जाके फैक्ट्रियां चलेंगी तो नौकरियां पैदा होंगी। मैशत ऐसे नहीं चलती। जैसे हम जरा शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो टोन सेट की है कि प्राइम मिनिस्टर को उनके वादे याद दिलाए हैं और उसके ऊपर उन्होंने उस तरह से अमल दरामद नहीं किया, तो ये जो बजट भी आपको पता है पेश होता है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं हुकूमत की मंजूरी के बाद, ये भी तो तजावीज़ भी होती हैं और वादे भी होते हैं। हुकूमत बड़े बड़े वादे करती है कि देखिए जी हम
जाहिर है कि एक अच्छी पिक्चर दिखाने की आई एम श्योर कि जो फाइनेंस मिनिस्टर जब तकरीर करेंगे कि अगले माली साल हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, लेकिन जाहिर है कि ऐसा होता नहीं है। तो इसके हवाले से बताएं कि दूध की वैसे नहरें बहाने के लिए उन्होंने डिब्बे वाले दूध के ऊपर 18% जीएसटी लगाया था कुछ अर्सा पहले, ताकि ऐसे ना दूध बह जाए ना। तो वो भी उनका है 18% जीएसटी पर अगर आएंगे। अब मेरा ख्याल है कि आई एम श्योर कि अब तो चंद दिन रह गए हैं, बारिंग के लास्ट मिनट कुछ जो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, आई एम श्योर कि ओवरऑल जो बजट की जो सेलिएंट फीचर्स हैं या बजट किस तरह का होगा वो तो चीजें तय हो चुकी होंगी। तो टू बिगिन विद रिलीफ से बात करते हैं, क्या कोई रिलीफ मिलेगा खास करके तनख्वाहदार तबका है या बाकी जो अवाम को कोई ऐसे? देखिए, हतमी तौर पर चीजें अभी लॉक नहीं हुई। यही वजह कि बजट पहले ही जो 5 जून को आना था, कल फ्राइडे को, अब 10 जून को वेडनेसडे को आ रहा है, और अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन है। सूबों के साथ मामला तो ओपन है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो टैक्सेशन वाली साइड है, इसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग हुई है, हतमी फैसला भी नहीं हुआ। कुछ इब्तदाई प्रपोजल है आज जो हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है हमें नहीं पता, क्या हो सकता है हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देने के बाद IMF से भी उन्होंने अब चीज़ें टेकअप करनी है। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हम पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर पिछले 2 साल से, वो तनख्वाहदार तबका है। हुकूमत ने पिछले साल वादा किया था, उसमें कुछ तो उन्होंने 1 लाख रुपए जो माहाना आमदन वाले लोग उनके लिए कुछ रिलीफ दिया था। अब बात हो रही है मिडिल इनकम ग्रुप की, जिनकी मंथली इनकम जो है वो 2 लाख से 3 लाख रुपए है, उसके ऊपर रिलीफ की बात हो रही है, उसके ऊपर भी बात हो रही है। अगर हम इस वक्त अगर कामरान देखें, इस वक्त जो है अगर आपकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए तो वो तो उसके ऊपर 5% टैक्स है, लेकिन अगर आपकी आमदन जो है 1,83,000 रुपए पे चली जाती है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 15% हो जाता है। तो इस स्लैब के ऊपर अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि 15% को कम किया जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता, बजट से पहले, स्पीच से पहले इसमें तब्दीली आ सकती है, 2-3% यहाँ पे भी कमी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रपोजल नहीं है। जो असल जो जहाँ पे ये थोड़े बहुत रिलीफ देने जा रहे हैं, अगर आपकी जो आमदन है वो 2,67,000 रुपये माहाना के रेंज के अंदर है तो उसका टैक्स है 25%, उसको 25 को ये 21% के आसपास करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर आपकी आमदन 3,41,000 रुपये तक है तो इस वक्त 30% टैक्स है, 30 को ये कम करके 25% करना चाह रहे हैं। और अगर 3,42,000 रुपये माहाना आमदन है तो उसके इस वक्त जो टैक्स है वो है 35%, और 35% टैक्स के ऊपर है 10% जुर्माना ज़्यादा टैक्स देने का, जो इन्होंने पिछले साल लगाया था। बेतुका इनका काम था। बहरहाल यहाँ पे 2-3 चीजें डिस्कस इस वक्त हो रही हैं। एक तो ये चीज डिस्कस हो रही है कि ये जो 3,42,000 माहाना आमदन जिसके ऊपर 35% टैक्स लगता है, ये इसको रिलैक्स किया जाए, और दूसरे ये जो जुर्माना है इसको खत्म किया जाए। IMF इस हद तक जो हमारे पास इतला है, इस हद तक तो तैयार है कि 3,42,000 को आप ले जाए 4,66,000 रुपए के ऊपर पर मंथ के ऊपर, उस पर आप 35% लगा रहे हैं। लेकिन हुकूमत इस पर अभी तक IMF की बात से वो मुतमिन नहीं है। हुकूमत की ये कोशिश है कि कम से कम इस तरह करेंगे, ये जो 3,42,000 पे 35% लगता है, इसको आप ले जाएं 5,83,000 रुपये माहाना आमदन से अगर ऊपर है तो फिर आप इस पे 35% ले लें, और अगर 5,83,000 रुपये पर मंथ इनकम है तो उससे कम आप 32% टैक्स ले लें। इसके आसपास जो है वो बात हो रही है। अब ये डिपेंड ये करता है कि जो एक फिस्कल लिमिटेड फिस्कल स्पेस IMF ने पाकिस्तान को दी है, को 150-200 अरब रुपए की टैक्स में कमी करने की, तो उसमें कितना यहाँ पे सैलरीड क्लास के लिए आएगा, कितना हुकूमत जो बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी काफी बोझ है टैक्सों का ज्यादा उनकी आमदन के ऊपर, उसके ऊपर कितना गिवन देयर ट्रैक रिकॉर्ड। अभी हमने जो पेट्रोलियम लेवी की बात भी की थी, तो आई थिंक जहाँ तक तनख्वाहदार तबका है, ताजरों को तो ये शायद कंसेशंस दे सकते हैं, शायद तनख्वाहदार तबके को देने के हक में, इवन के जब वो काबीना का इजलास भी होता है, फाइनल जो एक फॉर्मेलिटी होती है बजट को अप्रूव करने के हवाले से, तो आई एम श्योर कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक मूंगफली देते हैं। तो इसमें अब जो दूसरे जो एक और अगेन जिसको ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का ये जो टैक्स लोग लगाते हैं इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हमारे यहाँ जो मोबाइल हैंडसेट हैं ये एक्सपेंसिव होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स है, खास करके जो आप इंपोर्ट करके लाते हैं। तो इसके हवाले से भी सुना है कि तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जो इस वक्त अगर आप इंपोर्टेड हैंडसेट यूज़ करते हैं उस पर 55% टैक्स है। और ये कि अगर फर्ज करेंगे अगर एक मोबाइल की कीमत लाख रुपया है तो उसके ऊपर जो है 55,000 रुपये 55,000 रुपये टैक्स है, और 45,000 उसकी कीमत है, और 55,000 रुपये उस पर टैक्स है। तो ये इमेजिन करें कि मतलब कितना, और गवर्नमेंट का शायद ये ख्याल है कि ये एक लग्जरी है, ये लग्जरी है। अच्छा, इसके हवाले से जो एक नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसमें भी ब्रीफिंग हुई थी, और ये खुद जो मेंबर कस्टम्स हैं शकील शाह साहब
उन्होंने ये ब्रीफ किया था कि 55% तक वो मुख्तलिफ उसकी रेंजेस हैं। इसमें जो वज़ीर साहब को गालिबन ये बताया जा रहा है जी कि ये आपकी तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ डिमांड भी आ रही है कि इन टैक्सेस को कम किया जाए, लेकिन जिस किस्म से जिस तरीके से केस कामरान बिल्ड किया जाता है ना, तो शायद कोई भी वज़ीर आज़म उसके पास चॉइस नहीं बचेगी। अगर आप केस ये बिल्ड करें कि जी ये देखें ना, ये जो जितने हैंडसेट्स इंपोर्ट हुए हैं उसमें इतने आईफोन्स हैं, इतने सैमसंग के एक्सपेंसिव हैं, ये तो हाई एंड की प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर टैक्स रिलीफ अब देने का मतलब एलीट को रिलीफ दे रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब आप तो एलीट को रिलीफ देने के हक में नहीं है, आप गरीब आवाम के लिए काम करते। तो फिर अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी तो फिर जरा मुश्किल है कि कुछ यहाँ पे रिलीफ आए। लेकिन एक और जो सेक्टर जहाँ पे कुछ रिलीफ आ सकता है वो है कॉर्पोरेट सेक्टर का। कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से अब जिस तरह कामरान सैलड क्लास दबी हुई है ना, इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर भी दबा हुआ टैक्सेस के अंदर। अगर उसकी आमदन का 60% आप ले जाओगे टैक्सेस में, तो क्या काम करेगा वो क्यों अपने आप को एक्सपैंड करेगा, क्यों नई नौकरियां पैदा करने के वो कोशिश करेगा। तो उसके वाले से 2-3 प्रपोजल्स अब अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा पिक होता है। एक प्रपोजल ये है कि जब एक बड़ी पेरेंट कंपनी अपने नीचे सब्सिडी बनाती है और वो सब्सिडी की जो आमदन होती है वो पेरेंट कंपनी को जाती है, उस पर 15% एक इन्होंने लगाया हुआ डिविडेंड इनकम टैक्स। तो प्रपोजल उसको खत्म करने का भी है। अगर उसको खत्म करते हैं तो 80-90 अरब रुपए की टैक्स की इनको हिट पड़ती है। अब ये हेडलाइन नंबर है, उससे ये होगा कि अगर 58% या 60% टैक्स बनता है कॉर्पोरेट सेक्टर का, तो वो कम होके आपका अच्छा खासा उसमें कमी आ जाती है। एक तो ये तजवीज़ है। दूसरा ये है कि जो सुपर टैक्स लगा हुआ है 10% या मेरे उसमें शायद कुछ कमी भी हुई थी, तो उसमें कुछ मामूली मजीद कमी कर दी जाए। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के रेट में कुछ कमी कर दी, लेकिन इसके इतने ज़्यादा मुझे चांसेस लग नहीं रहे। अब हुकूमत जो है इसमें कौन से वाला पिक करती है, डिविडेंड इनकम टैक्स को ख़त्म करती है, सुपर टैक्स और कॉर्पोरेट रेट को कम करती है, ये हुकूमत पर डिपेंड करता है। इसके साथ एक्सपोर्टर्स के हवाले से भी एक बार जो टैक्सेस पे हमने पहले भी बात की, 1% जो टैक्स है उसमें हुकूमत कमी कर सकती है। जो उनके ऊपर एडवांस टैक्स लगा हुआ है वो भी वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपोर्टर से ज्यादा हो रही है। अब ये चॉइस होगी कि आप डिविडेंड इनकम टैक्स को पिक करते हो, एक्सपोर्टर वाले टैक्स को पिक करते हो, बाकी जगहों पे थोड़ी थोड़ी रिलीफ के तड़का देते हो, ये डिपेंड करता है। ये डिसीजन होना बाकी है। और एक और जो हम पहले भी जिक्र किया था, कुछ लोगों का ये ख्याल होगा कि इधर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, बट स्टिल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सेल्स टैक्स इंक्रीज करने की जो बात हो रही है, और उसमें ऑलरेडी क्योंकि ये जब खबरें चली हैं तो आई वाज गेटिंग मैसेजेस, बहुत सी जो यहाँ पर ऑटो असेंबलर्स हैं उन्होंने तो ये मैसेजेस देना शुरू कर दिए कि अभी से आप बुक कर लें। और उसमें जो डिफरेंस नजर आ रहा था कि अगर आप जुलाई के बाद करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट इंक्रीज कर ली है सेल टैक्स, तो उसमें 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए तक प्राइस में वो इंक्रीज नजर आ रहा था, जो कह रहे हैं कि अभी से अगर आप ले लेंगे तो देन आपको वो सेल्स टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो इसके हवाले से क्या कोई फैसला हुआ है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सेल्स टैक्स? देखिए कामरान, जो हाइब्रिड है उसके ऊपर तो मेरा ख्याल कन्फ्यूजन नहीं है। हाइब्रिड के ऊपर जो अभी रिड्यूस रेट 8.5% और 12.7% है, ये तो शायद 18% होने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक एग्जम्पशन थी जो उसका वैसे लॉ के अंदर टाइम दिया हुआ था, जून 2026 खत्म होने को वो हो जाएगी। क्योंकि गालिबन गवर्नमेंट के हवाले से ये ख्याल है कि हाइब्रिड जो है ना वो एक ट्रांजिशन की एक टेक्नोलॉजी थी। अब जो आपके प्लग इन हाइब्रिड्स आ गई हैं, प्लग इन का वैसे सेल्स टैक्स के कानून में कोई जिक्र नहीं है, वो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हैं, तो लोग ईवीज की तरफ जाए तो उसको प्रमोट किया जाए। अब ईवी के ऊपर भी कन्फ्यूजन है। अब 2-3 चीजें जो है हुकूमत की, अभी ऑटो पॉलिसी पे कन्फ्यूजन है, नेशनल टैरिफ पॉलिसी के ऊपर कन्फ्यूजन है, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो ऑटो पॉलिसी को वो जो है इन्फोर्स करवाना चाह रही है इन लाइन विद नेशनल टैरिफ पॉलिसी, जिसमें कोई 3.6% उसमें एवरेज टैरिफ में कमी आनी है, जो सिंपल एवरेज टैरिफ होता है। ईवी के ऊपर 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ IMF का है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आप सेल टैक्स ले जाएं स्टैंडर्ड रेट पे 18% के ऊपर, और फिर आप सब्सिडी दें, तो सब्सिडी के जरिए उसको कम कर दो। अब सब्सिडी आप लेके देंगे वो एक और चीज़ है। हुकूमत का शायद ये ख्याल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है सेल टैक्स का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, कस्टम ड्यूटीज भी कम होनी चाहिए, सेल टैक्स भी कम रहना चाहिए। इस पर कन्फ्यूजन है। इसके ऊपर इसहाक डार साहब की सरबराही में एक और कमेटी बन गई है, वो कमेटी इसको देख रही है, वो फैसला करेगी। अब इसहाक डार साहब की सरबराही में कमेटी का हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब को कॉर्नर कर दिया, कि हम तो नहीं कह रहे ये बात, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है, मामला उनके सपोर्ट किया है। खैर ये मामला फाइनेंस मिनिस्टर का ऑन अ लाइटर नोट है भी नहीं, ये मामला या इंडस्ट्री का या कॉमर्स का है या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है इतना बोझ जो है वो जितना इसहाक डार साहब ने उठाया हुआ है, जितनी कमेटियों के, वो शायद AI का कुछ ऐड भी मेरे ख्याल में इतना नहीं उठा सकता। पता नहीं वो कैसे काम करते हैं। रखे हुए हैं उनके स्पेशल असिस्टेंट है तारिक बाजवा। तो इकोनॉमी की स्क्रीनिंग जो है वो तारिक बाजवा साहब करते हैं, स्क्रीनिंग करके वो मामला पेश करते हैं डार साहब ने डार साहब उस पर अपना पॉलिटिकल माइंड अप्लाई करते हैं। लेट्स गिव हिम द क्रेडिट कि इतना जो स्टैमिना है मल्टीपल चीजों को, एंड गिवन द फैक्ट कि इस वक्त जो
फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो भी कोई डल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पर भी आपको बहुत रोल प्ले करना पड़ता है। एनीवेज यहाँ पे ब्रेक लेंगे। बात की हमने फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर भी ईरान और अमेरिका के तनाज़े की बात करें तो एक और डेवलपमेंट आज जो बड़ी खबर हुई है, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ईरान जा रहे हैं, और ईरान वो क्यों जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी तनाज़ा है, मल्टीपल फ्रंट्स हैं। आज जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, एक तरफ जो मिसाइल और ड्रोन्स का जो तबादला है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके अलावा फिर जो लेबनान की बात करें तो वहाँ पर इसराइल ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। कई वहाँ पर अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लेबनान के एक सीनियर जो मिलिट्री ऑफिसर हैं उनकी भी इसमें डेथ हुई है। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो डिप्लोमेटिक जो प्रोसेस है वो भी साइड लाइन के ऊपर चल रहा है। ये आपको पता है कि इसी हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी SCO की एक कॉन्फ्रेंस थी किर्गिस्तान में, वहाँ पर 2 मुलाकातें उनकी अपने ईरानी हम मनसब के साथ हुई। वापस आए थे आज और लाहौर में ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। अपेरेंटली जो ईरान के वज़ीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकातें हुई उसके हवाले से उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया। और जो अब जो इत्तला है, जो सिफारती ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो एक और दौरे पर ईरान जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जब आपसे हमारी ये प्रोग्राम जाए ऑन एयर तो हो सकता है कि ऑलरेडी वो ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हों। तो जो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान एज ए मीडिएटर कोई भी खबर उस तरीके से जारी नहीं करता एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर। ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सिविल और जो मिलिट्री क़यादत है उनकी तरफ से एक अहम जो पैगाम है या एक जो ख़त है वो लेकर के ईरान की जो आला क़यादत है वो लेकर के ईरान जा रहे हैं। और जाहिर है कि मेरे ख्याल में शहबाज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो भी अगर ख़त पैगाम जो पाकिस्तान की तरफ से ईरान की जो आला क़यादत है उनके लिए अगर भिजवाया गया है तो डेफिनेटली उसका जो फोकस है वो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ा है, और उसमें जो एक डेड लॉक है उसको किस तरीके से तोड़ना है उसी से मुताल्लिक होगा। कामरान, ये अभी आपने जिक्र किया वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकात हुई वज़ीर दाखिला के साथ, तो उसमें जो बात ईरान की मीडिया से आ रही है उनके दौरे की, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो उसको ऑफिशियली कंफर्म कर रहा है। उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की उस पर लिखा हुआ है जी कि इस मौके पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान वज़ीर दाखिला के आइंदा तेहरान के दौरे के हवाले से भी मुशावरत हुई और वज़ीर आज़म ने दौरे से मुताल्लिक रहनुमाई फराहम की। तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि वो जा रहे हैं। और अगेन अब इसमें जो सूरत हाल है उसके ऊपर आप बेहतर एनालिसिस दे सकते हैं कि ये लगता क्या ऐसा नहीं है, जैसे कल भी आप बात कर रहे थे कि जब तक लेबनान वाला मसला हल नहीं होता, और वहाँ पे भी एस्केलेशन हुई है, दोनों साइड पे गालिबन एक दूसरे पे हमले किए गए, तो क्या लगता नहीं कि ये सिलसिला अब शायद जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है? ये जो फ्रंट है ये एक्टिव रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाएगी, कभी थोड़ी सी उसमें कमी आ जाएगी। कोई इमीडिएट फ्यूचर में आपको इसका कोई रेजोल्यूशन, परमानेंट रेजोल्यूशन नज़र आ रहा है? नहीं, परमानेंट रेजोल्यूशन तो शायद मेरे ख्याल में वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले तो कि ये एक जंग जिसका 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने आगाज़ किया था उसको कम से कम पहले तो क्लोज करना है। बाकी चीज़ें तो ये इश्यूज तो चलते रहेंगे, उसको किस तरीके से क्लोज करना है ये सबसे बड़ा इस वक्त इशू है, और चीज़ें ओपन एंडेड हैं। और जिस तरीके से इस पूरे हफ्ते मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर आप उसको सामने रखें तो शायद लगता है कि कोई एक जो इंसिडेंट है ये सारे सीज फायर को भी, सारे प्रोसेस को डीरेल कर सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरी आज बड़ी एक जिम्मेदार शख्सियत से बात हो रही थी डिप्लोमेटिक सोर्स से तेहरान के अंदर ही, तो उनका ये ख्याल है कि एपिटाइट नहीं है ईरान के अंदर भी कि दोबारा जंग की तरफ जाना है। पब्लिक स्टेटमेंट्स अपनी जगह के ऊपर, वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मामलात हल हों। और दूसरा, अमेरिका के अंदर भी जो अमेरिकी सदर ट्रंप का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब वो बहुत तेज़ी के साथ जो ईरान फाइल है उसको क्लोज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले वो ये कह रहे थे कि उनके पास टाइम बहुत है, वो उनको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अपेरेंटली अब ये लग रहा है कि अर्जेंसी आपको हर तरफ से नजर आ रही है। तो ये नवंबर का इलेक्शन आ रहा है ना, नवंबर का इलेक्शन भी है, और अगर आप उसको सामने रखें तो ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला का जो विजिट है और फिर जो 2 मुलाकातें किर्गिस्तान में उनके ईरान के वज़ीर दाखिला के साथ हुई हैं, तो उसको अगर आप सामने रखें तो एक अर्जेंसी तो आपको नजर आती है, क्योंकि एवरीबडी नोज कि अगर ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो अभी हो रहे हैं, कभी कुवैत, कभी बहरीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में, तो यू नेवर नो कि ये किसी बड़ी मिसकैलकुलेशन की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को उसने ईरान ने दोबारा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, उसमें पार्शियल नहीं, जो मुकम्मल तौर पर तो वो कहते हैं कभी बंद नहीं किया, उनका कंट्रोल है उसके ऊपर, और अभी भी उनकी इजाजत से
जो भी वहां कुछ ऐसी खबरें आज आ रही थी कि उन्होंने कंप्लीटली इसको शट डाउन दोबारा कर दिया। मतलब ये खबरें वो आती रहती हैं, उनका कंट्रोल है, बट वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट नंबर के। यूजली तो वो नंबर जारी करते रहते हैं कि इवन वाइल दे कंट्रोल के पिछले 24 घंटे में कितने शिप्स वहां से गुजरे हैं और उसको वो बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो मैं बात कर रहा था, जो मेरी एक जिम्मेदार शख्सियत से बात हुई, जो सेंस बन रही है ना, इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी। हर किसी को जो इसका इम्पैक्ट है उस तरह से तो ना सही, लेकिन अमेरिका में भी आना शुरू हो गया है। गल्फ कंट्रीज को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, खुद अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान के जो एक सीनियर एडवाइज़र हैं उनके सुप्रीम लीडर के, मोहसिन रज़ाई, उन्होंने जो CNN को इंटरव्यू दिया है तो उसमें तो उन्होंने पहले तो बात अननेम्ड सोर्सेज से हो रही थी, पब्लिकली कह दिया है कि जो डेडलॉक है, डेडलॉक की असल वजह कि जो मुतालबा है ईरान का कि जैसे ही MOU साइन हो तो जो $24 अरब हैं उसमें से $12 बिलियन जो है आप रिलीज कर दें, बाकी लेटर स्टेज के ऊपर करें। तो ये उस बात की तस्दीक करता है कि जो पहला दौर भी हुआ था अप्रैल में मुज़ाकरात का बराह रास्त, तो उसमें जो मेरी भी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि बाकी सारी डिस्कशन जो भी हों, लेकिन जो ईरानियन साइड थी उनका एक ही फोकस था कि अल्टीमेटली जो भी डील होगी उसका उनको फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन रिलीफ हो, इन टर्म्स ऑफ वो बेशक टोल लगाएं, सिक्योरिटी फी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे थे, या फिर जो उनके एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं उसके हवाले से जो चीज़ें हों। तो लग ये रहा है कि अल्टीमेटली बात इधर आके रुकी है। अब जो अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी कंसेशन है कि फ़र्ज़ करें कि 12 नहीं $6 बिलियन भी अप फ्रंट वो रिलीज़ कर देते हैं, उसके बदले उनको क्या मिलेगा? क्या ईरान वो बड़ी प्राइस उनको देने के लिए तैयार है? न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई बड़ी कंसेशन देने के लिए तैयार है? यहाँ पर आके बात रुकी हुई है। जो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है कि हो सकता है जो पाकिस्तान भी दोबारा कोशिश कर रहा है कि एक तीसरा मिडिल ग्राउंड के शायद कुछ ऐसा कि डायरेक्ट एक्सेस जो है इमीडिएटली जो एसेट्स हैं वो ईरान को ना दिया जाए, किसी तीसरे फरीक को जिस पर ईरान एतमाद करता हो उनके पास वो वक्ती तौर पर पैसे रखवा दिए जाए, हमें भेज दे हमारे रिजर्व। तो $12 बिलियन, मैं वैसे मुझे यही ख्याल है कि $12 बिलियन 17 हमारे पास उधार लेके हैं पहले, तो $12 बिलियन और उधार ले लेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 3% और हम अच्छी नहीं, तो आप बताएं कि हम अच्छी हिफाजत कर सकते हैं? तो नहीं, इसमें देखिए कोई शक वाली बात नहीं है। 8 अगर हमारे पास रखवा दें तो देखिए, और ये मामला तो मेरे ख्याल में फिर लंबा ही चलेगा, भाईचारा प्रमोट होगा। सऊदी अरब का $8 अरब हमारे पास पहले पड़ा हुआ है, कर्ज जो हमने लिया है। $4 अरब हमारे पास चाइना का पड़ा, $12 अरब हो गया, 12 और अगर ईरान दे दे और दोनों को मैच कर ले, ईरान वाला जो हमारे पास वो रखवा देते हैं कि मतलब अमेरिका या अमेरिका के पास है तो वो करके कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास अमानत पड़ी हुई है, तो जैसे जैसे आप अगर करेंगे बेहतरी तो वो आपको रिलीज करते रहेंगे। तो ये फिर नहीं, दिस इज अ गुड ऑप्शन हमारी, एंड यू नेवर नो कि मतलब हो सकता है कि और ईरान पे ट्रस्ट कर ले, वो कहेगी ठीक है आप हमें 6% इंटरेस्ट रेट देते रहे जिस तरह बाकियों को भी दे रहे हैं, कुछ किसी को 4 दे रहे हैं, किसी को 6 दे रहे हैं, पैसे तुसी रखो सर नहीं तो ये पॉसिबल है। बट ओवरऑल आई थिंक जो जिक्र भी आप कर रहे थे कि ये कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त सिचुएशन है। आप देखते हैं कि जो पहले भी, क्योंकि ये मोहसिन नकवी जो हैं 2 मरतबा तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सीज फायर के बाद तेहरान का दौरा कर, जो लास्ट उनका दौरा हुआ था उस वक्त तो ये लगा था कि शायद, और ईरान ने भी तस्दीक कर दी थी कि बिल्कुल MOU पर दस्तखत होने वाले हैं, कि शायद वहां से जब विजिट करके वो निकले हैं तो तमाम जो इश्यूज के ऊपर कंसेंसस करके निकले हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि शायद मामला जो कहते हैं ना कि वो दिल्ली दूरस्त, वो वाला मामला साबित हुआ। अब वो दोबारा जो वज़ीर दाखिला वहां पे जा रहे हैं तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? जो भी पैगाम लेकर के गए हैं कि जो गैप है बिटवीन ईरान एंड द US ऑन सर्टन इश्यूज, उसको ब्रिज करने में कामयाब हो पाएंगे? ये मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल है, इस पर हम नजर रखेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज के हवाले से बात करेंगे और बजट से ही रिलेटेड है कि अगले बजट में हुकूमत जो खास करके वफाकी हुकूमत, सूबों से उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। ब्रेक के बाद इस पर बात करें जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो वफाकी गवर्नमेंट बजट तो पेश कर रही है, लेकिन उसकी जो नज़र है वो पैसों पर होती है। वो बेशक टैक्स की सूरत में तनख्वाहदार तबका हो, बाकी जहाँ जहाँ से वो किसी से पैसा ले सकें, क्योंकि आमदन में उन्होंने कहा है कि हमें इजाफा करना है। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट है, वो जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनके जो खजाने में पैसा पड़ा उस पर भी नज़र है। और ये गवर्नमेंट की प्रिसाइसली कोई 1700 अरब रुपए जो सूबों के हैं उस पर वफाकी हुकूमत की नज़र है। तो ये क्यों नज़र? ये नज़र का लफ्ज़ आपने बड़ा सही इस्तेमाल किया है। लगता है कि आपको समझ आ गई है कि वफाकी हुकूमत वजारत खजाना कैसे ऑपरेट करती है, खासतौर पर FBI खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे करके दें। तो दैट इज दी
मॉडल, दूसरों के माल पे नजर रखनी है, दूसरों की प्लेट में खाना मतलब हमेशा ज्यादा नजर आता है ना। अच्छा ये हम अच्छा उससे लेके जाया कर देना, वो खुद नहीं खाना पे वो जाया कर देना, जिस तरह अखराजात में फजूल किस्म के अखराजात में जाया करते हैं। देखिए कहानी वही पुरानी है कि जी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। 2010 में जो तकसीम हुई थी, जिस तरह घर में तकसीम हो जाती है, तो 2010 की जो तकसीम थी जिसमें सूबों के पास 57.5 रुपए चले गए तो 42.5 रुपए चले रह गए वजारत खजाना के बाद, साढ़ा गुजारा हिंदुस्तान और पैसे अप्रोप्रिएट है ये नहीं, वो भंग पी के उस वक्त वो डील की थी, मतलब उसको नहीं पता था नहीं वो तकसीम कैसे की थी उन्होंने, अप्रोप्रिएट नहीं, इसलिए मैं इसको कंडेम करता हूँ। तो ठीक है, देखिए उस वक्त ये हुआ था कि 42.5% जो इनका हिस्सा था उसमें वो 42.5 का साइज और भी तो बढ़ सकता है ना, परसेंटेज वही रहती, बट वो उसका पाए बढ़ जाता। एफबीआई ने टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो वो 15% लेके जानी थी, उसने कहा जी नहीं हमने 10 पे रखनी है, करोड़ों डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए हैं उन्होंने, इस चीज लेके हमने टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ानी नहीं बढ़ा सके, और बहुत कुछ बढ़ा लिया, अपनी मराद बढ़ा ली, गाड़ियां बढ़ा ली, तनख्वाहें बढ़ा ली, टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ानी। अच्छा अब ये इस वक्त सूरत हाल ये है कामरान, वेरी सीरियस नोट, देयर इज अ कंसर्न विद इन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। सूबों के पास पैसा ज्यादा और वहां पे सूबों में पैसों का ज़िया हो रहा है, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सोशल इंडिकेटर सूबों के जो है वो इंप्रूव नहीं हो रहे, तो उनसे कुछ पैसा वापस लेना। हमने ये सबसे पहले खबर की थी कि कुछ 1700 अरब रुपए के करीब जो है वो सूबों से पैसा मांगा गया वफाकी हुकूमत। ये जो 1700 अरब रुपया उस वक्त मांगा गया था जो सूबों ने वैसे ही IMF प्रोग्राम के तहत कोई 1700-1800 अरब रुपए का कैश सरप्लस दिखाना था, उसके अलावा है, ये उसके ओवर एंड अबव था। अच्छा इस खबर की फिर जो तस्दीक की मुज़म्मिल असलम साहब जो हमारे मशीर खैबर पख्तूनख्वा के खजाना के, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हाँ ये सूबों से पैसे मांगे गए थे। उन्होंने कहा जी ये एक फेडरल डिविजिबल पूल की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये वफाकी हुकूमत की तरफ से मांगे। उन्होंने जो ब्रेकअप दिया मुज़म्मिल असलम साहब ने, क्योंकि 800 अरब रुपया उन्होंने पंजाब से मांगा, कोई 500 अरब रुपया सिंध से मांगा था, कोई 200 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा से और 100 अरब रुपया प्लस बलूचिस्तान से मांगा था। अब लेटेस्ट ये तो उस वक्त की इतलात, इस पर गिव एंड टेक हो रहा है। वफाकी हुकूमत का खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का उनकी जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, अगेन लेड बाय इसाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। चूंकि ये पोलिटिकल इशू है, ये उनका बनता भी है, पोलिटिकल इकोनॉमी का इशू, इट्स नॉट प्योर इकोनॉमिक इशू, वजारत खजाना का बेनिफिशियरी तो इसकी है, बट ये मुज़ाकरात राइटली डार साहब इसको लीड कर रहे हैं। तो इसमें अब जो बात है, अब बात आके रुक गई है, एक मुलाकात होनी है, 2-3 मुलाकातें बल्कि होनी है। अब उसमें इलेक्शन की डेट भी बड़ी क्रिटिकल है, बीच में 8-7 जून को इलेक्शन है, उसमें GB में गिलगित बल्तिस्तान में 8 जून को मीटिंग होनी है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, 9 जून को इकोनॉमिक सर्वे पेश होना है, 10 जून को बजट पेश होना है। तो इससे पहले पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसाक डार साहब ने मनाना है। मेरी इतला ये है कि अब शायद 1700 अरब रुपए की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है कोई 1000 से 1200 अरब रुपए की, तो शायद डिमांड का साइज कम हो गया। अभी भी गिव एंड टेक है, किस चीज पे तय होता है फाइनल, ये हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वजारत खजाना की और वफाकी हुकूमत की बड़ी ये स्ट्रॉन्ग उनकी डिजायर है कि सूबे पैसा कंट्रीब्यूट करें। अब इसमें 2 चीजें हैं कामरान, बिफोर यू गो ऑन टू द ब्रेक। एक चीज तो ये कि जो डिविजिबल पूल जिन टैक्सेस से बनता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है जिसमें 4-5 बड़े टैक्सेस होते हैं, आमदन के ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। अब वो तो पुराना टैक्स है ना, अब तो हम इंपोर्ट करते हैं कॉटन, अब तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही। तो उसमें ये भी हमने खबर की थी, उसकी फिर बाद में तस्दीक कर दी मुज़म्मिल असलम साहब ने कि वफाकी हुकूमत ने कहा था कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी को और कस्टम ड्यूटी को अब उस पूल में से बाहर निकाल दो। अब सूबे इस बात पे गौर कर रहे हैं, जो मेरी इतला है कि हम अगर कस्टम ड्यूटी को, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को उसमें से निकाल देते हैं तो हमेशा के लिए हमारे हाथ से क्या, फिर तो हर साल ये जाएगा। तो अब शायद इस किस्म की भी बात हो रही है कि हम वो पैसा ले लें, तो सूबे ले लो, लेके फिर खुद वफाकी हुकूमत को वो पैसा डोनेट कर दे कि जी ठीक है हमारी ये कंट्रीब्यूशन है आपके इस खर्चे में, तो लेट्स डू दैट। अब ये चीज़ें अब हातमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें बहुत ज़्यादा भी चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अभी चीज़ें जो है वो अनसर्टन है। तो दिस इज द सिचुएशन। वन क्विक कमेंट के ज़ाहिर है कि इस गवर्नमेंट के पास, PMLN के पास तो मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है ना कि फाइनेंस बिल जो है वो पास ना हो। मेरा ख्याल है कि वो बातें जितनी मर्जी होती रहे, पीपल्स पार्टी जो मर्जी कहते हैं, वोट तो देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो देगी एवेंचुअली जो मर्जी हो, तो बस मैंने कहा देना पड़ेगा ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि ये तो कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती बजट पास ना हो तो हुकूमतें गिर जाती हैं। और लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी कि अब उनको वो जो रिजर्व सीट स्पेशल मिली थी उसके बाद उनका सादा अक्सरियत उनके पास आ गई है, नून लीग के पास, तो राइट लेफ्ट से था। और वैसे टू बी फेयर, पीपल्स पार्टी और PMLN और जो दोनों जो डील करने वाले हैं, आई थिंक दे आर ऑल्सो मैच्योर इनफ। मेरा ख्याल है बहुत दफा ऐसे क्राइसिस सिचुएशन हुई है
जहां पे उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चीजों को बिल्कुल डेड एंड पे ले जाएं, वो पब्लिकली करते हैं बात करते चीजों को जिससे आपके मैच्योरिटी कामरान होती भी यही है। जो चीज सबसे गलत करी ना सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने जो अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम से, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से साइड पे कर लिया, ये बड़ी गलत चीज है। उनके बाकी जो भी जेन्युइन उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लोगों पे क्रैक डाउन हो रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आप अपने आप को जब भी साइड पे सिस्टम के अंदर सिस्टम का हिस्सा रहे, सिस्टम के अंदर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं वो आप कंसेशन पॉलिटिशियन ने ही लेके देनी होती है, कोई और आपको नहीं लेके दे सकता। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है ज़ाहिर बजट से पहले, और जो अगले माली साल के वो नंबर्स वगैरह अप्रूव करते हैं तो वो नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये ज़ाहिर बजट जब आता है तो एक प्रोसेस होता है, पहले इसकी मीटिंग होती है, फिर उसके बाद NEC की मीटिंग होगी और ये बजट का एक सिलसिला है। तो जो शहबाज नंबर्स उन्होंने अप्रूव किए हैं, 2 नंबर से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक तो आपकी इकनॉमिक टारगेट है अगले माली साल का 4%, कुछ भी नहीं है, और फिर जो आवाम के इंटरेस्ट का है 8.2% जो महंगाई का टारगेट है। तो इसी से शुरू कर लेते हैं। हाउ रियलिस्टिक दीज नंबर्स आर? देखिए, ये जो 4% उन्होंने अगले साल तरक्की की शरह का हदफ रखा है, इसका मतलब है हुकूमत को खुद पता है कि जिस किस्म का वो बजट देने जा रही है उसमें ग्रोथ तो नहीं होने वाली। 4% ग्रोथ जो है और इस साल 3.7% रही है, ये इसमें आपके वैसे ही स्टेटिस्टिकल एरर्स भी आ जाती हैं, प्रोजेक्शन में भी आगे पीछे हो जाते हैं, कैलकुलेशंस के भी मसले मसाइल आ जाते हैं। 3.7 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है सेंसस के मुताबिक वो 2.6% है, तो वन थिंग इज क्लियर, दैट वाज द फर्स्ट मेजर इंडिकेशन कि अगले साल हुकूमत क्या बजट में देने जा रही है। अगले साल हुकूमत बजट में कुछ नहीं देने जा रही। टाइट बजट होगा, तनख्वाहदार तबके को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर को मिल जाएगी, राइट लेफ्ट थोड़ी सी टिंकरिंग हो जाएगी, और ये बजट और 4% इसको ग्रोथ को टारगेट कर। उसमें भी अगर आप देखें ज्यादातर जो इंक्रीज ही एक्सपेक्ट करें 4.2% खदमात के, उसमें इसके जो आपका जो है सर्विसेज सेक्टर से है, 4% इंडस्ट्री की ग्रोथ है, 3.9% एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है। तो बाय एंड लार्ज एक स्टेबलाइजेशन का ही साल होगा अगला साल, तीसरा साल, बल्कि ये 5वां साल बनता है। 2022 से ये हुकूमत इक़्तिदार में है, 5वां बजट देने जा रहे हैं। तो ये जो 2026-27 के साल का बजट है, लग ऐसे रहा है कि 2023 या 22-23 का जो साल था, जो पहला बजट था, उसी तरह का बजट है, कुछ ज्यादा फर्क इसके अंदर नहीं। अच्छा, इसके अंदर एक जो क्रिटिकल हमारी, आप बेहतर जानते हैं, इकोनॉमी का एक जो मॉडल रहा है बूम एंड बस्ट साइकिल। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ फेजेस आते रहे हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन भी रहा है, लेकिन एट टाइम्स जो भी है वो आर्टिफिशियल हो, इम्पोर्ट बेस्ड हो, लेकिन एक आया कि जी एक तरक्की कर रहा है मुल्क। बट डोंट यू थिंक कि ये जो अब फेज है इट स्ट्रेच कि वो शायद हम एक वो स्टेबलाइजेशन के फोर्स में लिंगर ऑन करते जा रहे हैं? वरना तो आमतौर पर होता था कि 5-7 साल में कम से कम 1-2 साल ऐसे लग जाते थे कि जिसमें आपको लगता था कि जी मुल्क जरा तरक्की कर रहा है। ये तो बड़ा कंसिस्टेंटली एक ही फेज में हम देखिए, हुकूमत यासिर इकबाल साहब ने भी बात की, जो प्लानिंग के वजीर हैं जी, कि हम तरक्की कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, हम इंपोर्ट्स खोल दें तरक्की हो जाएगी, हम कंजम्पशन को इंक्रीज करवा दें, कर्जे लेके तरक्की हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। फिर तरक जाएंगे? नहीं तो नहीं, फिर एक और भी बात है ना, अगर आपने यही कुछ करना था जो आप नहीं कर रहे, अच्छी बात आप नहीं कर रहे, तो फिर आप जो बुनियादी काम करना था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, सेविंग्स को बढ़ाना, वो आपने नहीं किया। जब आप करने में नाकाम रह गए तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर आप उस तरक्की के पीछे भागते हैं जो कर्जे लेके करेंगे और इंपोर्ट्स लेके करेंगे, तो फिर आप फिर IMF के दरवाजे पे दोबारा चले जाएंगे। और एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है विद इन द एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट कि IMF का वाकई आखिरी प्रोग्राम कर लो। वैसे जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात है, आखिरी प्रोग्राम बनता नहीं है, लेकिन अंदर एक रिजॉल्व आ रहा है कि हर चीज वहां से अप्रूवल हो रही है, ऑटो पॉलिसी, बैटरी की पॉलिसी, डिफेंस बजट, हर चीज वो अप्रूव कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर IMF ही खत्म हो गया तो नहीं, फिर तो अगर जो मुल्क के दुनिया के हालात चल रहे हैं, IMF के पास अगर 2 टर्म्स और होती तो IMF वर्ल्ड बैंक फारिग हो गए थे। अभी उन्होंने फिर आखिरी हो सकता है प्रोग्राम ना, फिर हो सकता था, अभी नहीं है, अभी IMF है। तो लेकिन एक रिजॉल्व तो है कि अंदर चीजों को ठीक करना। लेकिन अगले साल के जो अगर आप नंबर्स देखें ना, तो रिजॉल्व तो है, इशारे नहीं है। जो एक्सपोर्ट्स का अगले साल का हदफ है 32.8 अरब डॉलर, कोई गल है? मतलब आपने कहा 2029 में हम एक्सपोर्ट को 60 अरब डॉलर लेके जाना है, जो इनका वो एक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है। 60 अरब डॉलर टारगेट कितना है 2026-27 का? 32.8 अरब डॉलर, जो खुद एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने टारगेट एम्बिशियस होते हैं, मतलब टारगेट्स एम्बिशियस होते हैं। चले 32-33 कर भी लेंगे। इंपोर्ट्स अगले साल ये प्रोजेक्ट करें 70 अरब डॉलर की, जो अगले साल सिर्फ तजारती खसारा है 37 अरब डॉलर है। अब ये 37 अरब डॉलर ये कहां से आएगा? क्योंकि
हमारे गरीब बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो भेजेंगे पैसे, वो पैसे भेजेंगे। वो उनके जो पैसे भेजने का तखमीना है वो कोई 42.4 अरब डॉलर का है। वो मिडिल ईस्ट में जो हालात है उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं करे, बट स्टिल ओवर 42 बिलियन डॉलर। तो मुजमूई तौर पर कोई एक्सटर्नल साइड का खसारा को 3.7 अरब डॉलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरा जो कंसर्न है ये जो 32.8 अरब डॉलर, तकरीबन 33 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो मुल्क खुद ही टारगेट कर रहा है, वो क्या ग्रो करेगा? वो क्या IMF से छुटकारा हासिल करेगा? का मुल्क, वो कैसे ग्रोथ की बात करेगा? तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और 25 करोड़ का मुल्क, और ऑफन हम अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और बिल्कुल है भी, दुनिया भी मानती है, लेकिन उसका उस तरीके से हम फायदा उठा नहीं सके। और ये ईरान और अमेरिका के दरमियान भी जो मफाहमत हम करवा रहे हैं, आई थिंक अल्टीमेटली अगर इसका बेनिफिट हमने लेना है तो वो इकोनॉमिक टर्म्स में होना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्ट्रांग हो सकती है। अगर नहीं होगी तो फिर ये जो जितने वो कहते हैं ना गेन्स हैं, वो फिर शायद उस तरीके से वो गेन्स नहीं रहेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।